स्क्रीन शेयर हो चुका होगा? हाँ सर। ओके, थैंक यू। आप कह सकते हो कि ये सेकेंड पार्ट ऑफ जीएसटी है, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद अगर जीएसटी किसी पैटर्न से चालू हो सकता है, दैट इज सप्लाई। ठीक है, मतलब ये सप्लाई अंडर जीएसटी इज अ वेरी वाइटल पार्ट। ठीक है, जीएसटी में बहुत ही वाइटल पार्ट है ये सप्लाई अंडर जीएसटी, बिकॉज ये सप्लाई कॉन्सेप्ट बिना जीएसटी में और कुछ है ही नहीं, मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। काफी ज्यादा प्रोविजनल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड है, बट बिना सप्लाई का जीएसटी का कोई क्या बताओ सर, मतलब देर इज नो वे ऑफ जीएसटी, मतलब और कोई रास्ता नहीं है। तो सप्लाई अंडर जीएसटी एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है सर। जो जीएसटी का सप्लाई को समझ जाएगा वो जीएसटी समझ जाएगा। आगे जाके जब आप लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर बनोगे ना सर, या जीएसटी कंसल्टेंट, जो भी आप सोचो, तो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, एज ए जीएसटी एजेंट, जो भी आप बनो, आपको सप्लाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जीएसटी का सबसे वन ऑफ द हॉट पॉइंट है ये, बहुत ही हॉट पॉइंट है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस में जीएसटी बना है। तो बहुत माइन्यूटली देखना, एक एक पॉइंट बहुत वाइटल है। ठीक है, तो ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। अच्छा, यहाँ पर सप्लाई अंडर जीएसटी समझने से पहले हम लोगों को बहुत सारा मैटर में डिस्कशंस करना है, बहुत सारा डेफिनेशंस जानना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो आप एक एक करके समझाते हैं सर, धीरे 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 आपको पूरा पता चल जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या बोला, सप्लाई टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई मतलब टैक्सेबल इवेंट, मतलब अगर इन सिंपल अगर समझा जाए कि जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जीएसटी अप्लाई करना या लेवी करना, जीएसटी लेवी करना। ठीक है, जीएसटी लेवी करना मतलब किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विस में, जीएसटी का फुल फॉर्म वी ऑल नो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स सेल करो या सर्विस सेल करो, ठीक है, गुड्स सेल करो या सर्विस सेल करो, जो भी आपको करना है करो, लेकिन इसमें हमेशा देखना चाहिए कि जीएसटी अप्लाई करने से पहले या सर्विस अप्लाई करने से पहले या गुड्स सेल करने से पहले टैक्सेबल इवेंट, मतलब जो जिसका दूसरा नाम है सप्लाई, मतलब आप तभी टैक्स लगा सकते हो जब टैक्सेबल इवेंट हो, मतलब जिसमें सप्लाई हो। अगर सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, सप्लाई का मतलब ही है टैक्सेबल इवेंट, मतलब टैक्सेबल इवेंट क्रिएट होगा तब जाके जीएसटी का नाम आएगा। टैक्सेबल इवेंट का ही दूसरा नाम है सप्लाई, और सप्लाई होगा तो आएगा जीएसटी, सप्लाई होगा तो होगा जीएसटी। अगर जीएसटी में कहीं पर भी किसी प्रोविजंस में किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को अगर सप्लाई नहीं माना जाता है, इन जीएसटी प्रोविजंस अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शंस को सप्लाई नहीं माना जाए, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, अगर किसी ट्रांजैक्शंस को नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अगर ऐसा बात है, तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप सप्लाई को समझ पाओ तो आपको ये पता चलेगा कि जीएसटी वेर एप्लीकेबल, वेर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी एंड नॉट एप्लीकेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबिलिटी, ये दोनों चीज आपको सप्लाई से ही समझ में आएगा, जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी एंड नॉट एप्लीकेबिलिटी। तो सर आगे चलो, सप्लाई विथ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई इन विथ कंसिडरेशन, आप लोग कंसिडरेशन का मतलब जानते हो, इंपोर्ट ऑफ, मैं आगे बताता हूँ, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, supply without consideration, activities treated as supply of goods or supply of service, activities neither the supply of goods nor the supply of service, and composite or mixed supplies। ये सारा का सारा डिटेल्स थोड़ा मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी पढ़ेंगे और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या बताते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ओके चलो, क्या कहता है, बोलता है कि टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शंस, टैक्सेबल इवेंट is any transactions or occurrence that result in tax consequence. Before levying any tax, taxable event needs to be ascertained। किसी भी चीज में टैक्स लगाने से पहले टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है, और हम लोगों ने अभी बताया कि टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट इक्वल्स टू है सप्लाई।
तो किसी भी मैटर पे टैक्स लगाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल इवेंट या सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सप्लाई कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। It is the foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. मतलब आप किसी से तो ऐसे ही टैक्स नहीं ले सकते ना। जैसे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक अमाउंट आता है जीएसटी से। मैं आप लोगों से एक डेटा भी शेयर किया था। नियर अबाउट 18% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, नियर अबाउट 18% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जीएसटी। 18% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, कैन यू इमेजिन? मतलब अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करते तो उससे 18% मतलब 18 रुपये इनकम करते गवर्नमेंट रेवेन्यू से। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स regime, the framework of taxable event in various statutes was prone to catena of interpretations resulting in the litigation since decades. The controversy is largely related to issues like whether a particular process amounted to manufacture or not, whether the sale was predetermined sale, whether a particular transaction was a sale of goods or rendering of service. The GST laws resolve these issues by laying down one comprehensive supply of goods or service or both, various taxable events, namely manufacture, sale, rendering of service, purchase, entry into territory of state, etc., have been done away with in favor of just one event, supply. बहुत सारा मैटर है सर, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, चलो थोड़ा सा ना आप लोगों ने हैबिचुएट करा देते हैं सर, पूरा खेल हो क्या मतलब होगा क्या। तो वो हैबिचुएट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। GST law, by levying tax on supply of goods and service, departs from the historically understood concept of taxable event under the state VAT laws, excise laws, service tax law, that is sale, manufacture, service respectively. In the GST regime मतलब GST era, the entire value of supply of goods or service is taxed in an integrated manner, unlike the earlier indirect taxes, which were charged independently either on the manufacture or sale of goods or on the provision of सर्विस। सर बहुत सारा चीज तो आप बोल दिए, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं हो रहा है, थोड़ा क्लैरिटी कर दो ना सर। ओके सर, मैं बोल तो दिया लेकिन क्लैरिटी नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर, मैं क्लैरिटी करने का कोशिश करता हूँ। ओके, देखो, डेफिनेशन सप्लाई अंडर जीएसटी, स्कोप एक्सप्लेन्ड, दिख रहा है ना सर आप लोगों को बोर्ड? हेलो सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितना सारा मैटर अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी में जाना ना, उसी का एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है। देखो, अंडर जीएसटी सप्लाई इज कंसिडर्ड टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स। द लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, thus determining whether or not a transaction falls under the meaning of supply. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग ट्रांजैक्शंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो डिपेंड करता है सप्लाई पे। इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड इन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, मतलब जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। जीएसटी लगने के लिए ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, ठीक है, जीएसटी होने के लिए ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, और उस ट्रांजैक्शंस को सप्लाई होना जरूरी है, मतलब उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट बिफोर जीएसटी, जब जीएसटी था नहीं तब सप्लाई को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, या टैक्स में किस तरह से एप्लीकेबल होता था, इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि टैक्सेस टू बी सबसम्ड इन जीएसटी, याद होगा आप लोगों को, हम लोग काफी डिटेल्स में बात किए थे कि कौन सा टैक्स को जीएसटी के अंदर मेनली सबसम किया गया है। इसके अंदर हम लोग मेनली आप लोगों को बता सकते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, हाँ, एक्साइज ड्यूटी जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, है ना, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। अभी भी कुछ सेक्टर्स है जिसमें एक्साइज यूज होता है, बट मतलब एट लार्ज एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में सबसम्ड हो चुका है। सर वैट, वन ऑफ द बिग सेल टैक्स का वन ऑफ द मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको सबसे ज्यादा वैट में जीएसटी में ट्रांसफर किया गया, इसको सेल टैक्स भी कह सकते हैं। सीएसटी, जब सेंट्रल लेवल में ट्रांजैक्शन होता था इंटर स्टेट लेवल में, तब सीएसटी। तो एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स। अच्छा, और भी कुछ है सर, लाइक ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स,
ये सब जो टैक्सेस था सर, इसका अलग अलग इवेंट हो रहा था, तब जाके इस पे टैक्स लगता था, है ना। अभी जीएसटी में जो कॉन्सेप्ट आया है न्यू, दैट इज सप्लाई, दैट इज सप्लाई। लेकिन ये सब केस में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में होता था। अब देखो, वही मैं यहाँ पर नोट्स में दिखाया आपको। Under the erstwhile indirect tax regime, there was no concept of supply. There was no concept of supply. The stage at which indirect tax, next second, were levied varied under different tax laws. Excise duty लगता था, excise duty was charged on goods manufactured. जब भी goods manufacture होता था उसमें excise duty यूज होता था. When they were taken out of the factory, कब होता था सर? जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट को लेके निकाला जाता था तब जाके excise duty पेमेंट होता था. मतलब सरकार के घर में जो रेवेन्यू जनरेशन का जो पॉइंट है ये है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बैठा है, इंडियन गवर्नमेंट। सर फटाफट दिखाया, आप लोग हंसना मत। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर बैठे हैं, इनको ये सब चाहिए, पैसा चाहिए। जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर होके फैक्ट्री में जा रहा है इनको चाहिए एक्साइज। सर्विस टैक्स भी मांग रहा है, सर्विस टैक्स भी मांग रहा है, ठीक है, मांग लो सर्विस टैक्स। कोई किसी जगह में सर्विस दे रहा है, सर्विस टैक्स वाज लिवाइड बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल्स नोन एज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। सर्विस टैक्स इस पॉइंट पे होता था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उसी पॉइंट में, मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोला जाता था सर। अभी इतना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, तो बस इतना जान लो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्विस अराइज होता था उस पॉइंट पे सर्विस टैक्स लगता था, तो उसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के नाम से जाना जाता था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के नाम पे जाना जाता था। समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, हाँ सर। ओके। तो गवर्नमेंट को अलग अलग पॉइंट पे क्या चाहिए हो रहा है सर? टैक्स का जरूरत हो रहा है। तो देखो वैट, देखो ये सर्विस रेंडर्ड में हो गया। ये वैट वुड अराइज ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। द प्रेजेंट सिस्टम हैज मर्ज्ड ऑल टैक्सेस टू मेंटेन सिंगल टैक्सेबल इवेंट, जिसको एक इवेंट में ही लाया गया सर, जिसका नाम है सप्लाई, का नाम है सप्लाई। तो जीएसटी से पहले सप्लाई कॉन्सेप्ट था ही नहीं सर, आप समझ पा रहे हो ना? एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, सप्लाई पे टैक्स लगता ही नहीं था। तो वही सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ जानना पड़ेगा सर। ओके सर, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी? क्या क्या मेन क्या क्या जानेंगे? व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी? एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स, एंड द स्कोप ऑफ सप्लाई, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटी। ओके चलो सर, नो प्रॉब्लम। आपका बात है मतलब बताना, हमारा काम है सुनना और जानना। ओके सर, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी? सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। सप्लाई में इतना सारा पॉइंट है सर। सप्लाई मतलब सेल है, सप्लाई मतलब ट्रांसफर है, सप्लाई मतलब एक्सचेंज है, सप्लाई मतलब बार्टर है, सप्लाई मतलब लाइसेंस है, रेंटल है, लीज है, डिस्पोजल है। इफ अ पर्सन अंडरटेक आइदर ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो आप बिजनेस के कोर्स में कर रहे हो, किसी का एक बिजनेस का कोर्स होता है, जैसे आप लोग पढ़ाई का कोर्स करते हो ना, आप लोग मेनली क्या करते हो? एजुकेशनल कोर्स करते हो, प्रोफेशनल कॉमर्स कोर्स, एजुकेशनल कोर्स करते हो, या फिर मतलब अभी आप कोर्स के अंदर हो, या फिर फर्दरेंस ऑफ कोर्स, मतलब क्या सर? आप इसी कोर्स में आगे जाना चाहते हो। सिमिलर वे में बिजनेस जो करते हैं ना, उसका एक बिजनेस का कोर्स होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बिजनेस करता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बिजनेस करता है, ठीक है। और उसका या फिर सपोज मानो कि वो पर्टिकुलर कोर्स हो गया, मतलब सपोज जो लोग थोड़ा सा सीजनल बिजनेस करते हैं, सीजनल बिजनेस में उसका वो कोर्स वाला है कि भाई जो लोग ठंडे टाइम में बिजनेस करते हैं, लाइक आप लोगों को पता है ठंडे के टाइम पे जो लोग उलेन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं वो ठंडे के टाइम पे ही कर पाता है, ब्लैंकेट्स वगैरह सेल करते हैं। यहीं पर मैं केस्टोपुर में देखा एक पंजाबी बंदा, ठीक है, एक पंजाबी इंसान है, तो उसको मैंने देखा कि जैसे ठंड पड़ा था बहुत ज्यादा, इसी 2019 में अक्टूबर नवंबर में, एक शॉप को, पहले वो रेस्टोरेंट था, अचानक देखा कि वो पूरा ब्लैंकेट का एकदम एक गोडाउन बन गया। तो एक दिन जाके मोटा मोटी बात कर रहा था हल्का सा,
तो मोटा मोटी मुझे जितना पता चला कि लुधियाना जो है हमारा पंजाब में, तो लुधियाना से बेसिकली वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां से लाके यहाँ पर बहुत बड़ा दुकान बना दिया। तो धीरे धीरे जैसे ही ठंड थोड़ा जनवरी फरवरी तक उन्होंने बिजनेस किया, उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, अभी तो ब्लैंकेट नहीं चलेगा, ऑन दैट टाइम सिर्फ ब्लैंकेट बेच रहा था, तो उसका वो एक बिजनेस का कोर्स था कि ठंड का मौसम था तो वो ब्लैंकेट का बिजनेस कर रहा था। अभी उसने फिर से बगल वाला में और एक दुकान ओपन कर लिया, अभी कुछ और प्रोडक्ट में कपड़ा रिलेटेड कुछ बिजनेस है, क्लोथ मार्जिन बन गया, लेकिन अभी ब्लैंकेट उनका नहीं है, लेकिन स्टार्ट किया था ब्लैंकेट से इसी साल 2019 में। अच्छा खासा चला, मैंने देखा काफी ब्लैंकेट सेल हुआ उनका। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, या तो कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब या तो आप बिजनेस को आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हो, तो तब जाके आपको इसको ट्रांजैक्शंस में लाया जाएगा। फॉर कंसिडरेशन, ये चीज भी ध्यान देना चाहिए, कंसिडरेशन में मतलब बिना पैसे का कुछ नहीं होता ना। कंसिडरेशन का मतलब हम लोग लॉ में बहुत बार पढ़े हैं सर, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन, सर क्या बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न, है ना? हेलो सर, हाँ, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। जब कोई रिटर्न में कुछ ना होना, फ्री का चीज में बात बनता ही नहीं है, और ऐसे दुनिया में फ्री कुछ होता ही नहीं है, माँ बाप भी फ्री में प्यार नहीं करता नहीं सर, वो एक प्यार है जिसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ सर, बस वही एक है, मतलब सिर्फ पेरेंट्स का प्यार अपने बच्चों के प्रति, और कोई प्यार, बाकी सब प्यार ना बदले में कुछ मांगता है, सिर्फ यही एक प्यार है जो फ्री है। मतलब चाहे आप कितना भी बदमाश बन जाओ, चाहे आप कितना भी बोका, कितना भी आप एकदम आलसी, कुछ भी बन जाओ, फ्री भी आपको फ्री लव मिलेगा सर, मिलता है, मिलना चाहिए, ये ऊपर वाला का कुदरती खेल है। बाकी दुनिया का हर एक चीज समथिंग इन रिटर्न है, कोई भी, इवन एनी अदर पेयर, एनी अदर कैटेगरी ऑफ लव आल्सो, सब समथिंग इन रिटर्न मांगता है, जो भी हो लेकिन जरूरी है मांगना, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। हर चीज फ्री मिलते मिलते ना, जैसे बंगालीज का जैसा हालत हो जाएगा, बंगाली को हर चीज फ्री में मिल जाता है, और फ्री का चीज बहुत पसंद है, मैं देखा हूँ ये चीज मैं खुद बंगाली हूँ सर। जो लोग बंगाली को ऐसे नहीं मानना है कि सर कोई बंगाली को स्पेशली बोल रहा है, हाँ एक्चुअली मैं खुद को बोलता हूँ। इट विल बी कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके सर, देखो आगे देखो, तो लीज कंसिडरेशन का समझ तो आया। अब देखो ये जो अलग अलग पॉइंट है, इसका अलग अलग मतलब है, उसको थोड़ा डिटेल्स में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये सब वर्ड हम लोग ना अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसको थोड़ा सा समझना ही चाहिए। लीज का मतलब क्या? लीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मतलब एक होता है ना लीज में कुछ लेना, लीज में मतलब वो थोड़ा सा रेंट टाइप का ही है, बट इट्स एडवांस काइंड ऑफ रेंट, मतलब कुछ ज्यादा टाइम के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट मतलब आपका कोई घर है सपोज, ठीक है, आपका एक बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को किसी को लीज में देना चाहते हो, आपका बिल्डिंग जो है उसको आप लीज में देना चाहते हो, तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीज में नॉर्मली क्या पैटर्न होता है, मैक्सिमम बड़ा बाजार में, जैसे हम लोग, मेरा पापा का ट्रांसपोर्ट है वहां पर, मैं बचपन से जानता हूँ थोड़ा सा, वहां पर क्या सिस्टम है बड़ा बाजार में ना, अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो आपको ना वहां पर घर डायरेक्ट अब खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि खरीदा नहीं जा सकता, बट मैक्सिमम बिजनेस ना लीज में चलता है। मतलब वो जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग का एक सर्टेन अमाउंट में, सपोज 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे एक सर्टेन अमाउंट में दे दो, अदरवाइज तो करोड़ों वैल्यू है सर, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का वैल्यू हो जाता है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, मतलब एक कितना बताओ सर, 500 स्क्वायर फीट जगह का वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉप क्लास बिजनेस हाउ, है ना, तो बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सपोज आपके पास 1 करोड़ नहीं है, ठीक है, मत दो 1 करोड़, 1 करोड़ में तो सेल हो जाएगा, सेल सेल परचेस नहीं होना है, सिर्फ लीज में होगा। तो क्या करेगा सर, आपके पास अगर 20 लाख है तो 20 लाख आप दे दो, और मंथली एक 3000 का रेंट दे दो, 3000 पर मंथ का रेंट दे दो, या फिर किसी किसी केस में रेंट ना भी हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट देके आप वो बिल्डिंग लीज रेंट पे दे सकते हो। तो ये भी एक तरह का सप्लाई माना जाता है। तो व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी में, जब भी ऐसा लीज में किसी को कोई प्रोडक्ट, कोई बिल्डिंग या प्रोडक्ट या सर्विस किसी को दिया जाता है यूज करने के लिए, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज अ पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, मतलब टाइटल का मतलब क्या सर, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब आप किसी को अपना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करोगे, लेकिन उस पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर मैंने बिल्डिंग का बात किया, ये बिल्डिंग यूज करने का राइट आप किसी को देते हो, ठीक है, जिसको आप लीज के थ्रू से देते हो, तो ऐसा केस में ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। सर ये लीज का पॉइंट क्लियर है?
हाँ हेलो सर। ओके। तो ये लीज, जब भी किसी को कोई लीज में कुछ मिलता है, मतलब अगर किसी कोई अगर लीज में कुछ बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो वो सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, तो उसमें भी जीएसटी एप्लीकेशन हो सकता है। ट्रांसफर, अच्छा नहीं ट्रांसफर नहीं, एक्सचेंज देख लो। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में क्या होता है, टू स्वैप और ट्रांसफर ऑफ एन इक्विवेलेंट विद यूज ऑफ मनी। अब लोग कभी मोबाइल एक्सचेंज किए हो, किसी किसी ने भी अपना जो मोबाइल स्मार्टफोन है उसको कभी एक्सचेंज किए हो, मतलब ऑनलाइन से या फिर किसी दुकान से? नहीं। नहीं किए। अगर अगर आपको करने का मन है, सपोज यू वांट टू, तो आपका जो स्मार्टफोन है ना, ठीक है, आप उस अपना स्मार्टफोन को, आप जिस कंपनी का मोबाइल यूज करते हो उसी ब्रांड में सपोज कोई कंपनी एक्सचेंज ऑफर अगर दे रहा है, कभी कभी देता है सर, एक्सचेंज ऑफर अगर है मार्केट में, तो आप अपना फोन का ना जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स वहां पर पुट डाउन करो। ठीक है, वो नंबर पुट डाउन करने के बाद ना कुछ कोड शेयर करेगा आपसे, और आपका पूरा फोन का जो सॉफ्टवेयर का फीचर्स है ना, ठीक है, वो पूरा सॉफ्टवेयर का फीचर्स ना वो एकदम वहां से ना स्कैन कर सकता है। आप कभी करके देखना, अगर नहीं किया हो तो कभी, पूरा सॉफ्टवेयर फीचर्स ना स्कैन करके आपका सॉफ्टवेयर का पूरा एकदम मतलब करंट स्टेटस बता देगा, और उसके हिसाब से आपको एक दाम बताएगा। सपोज जो न्यू फोन आप परचेस करना चाहते हो, न्यू फोन का दाम कितना है, मान लो कि 10,000, लेकिन आपका जो ओल्ड फोन है वो आप एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ओल्ड फोन का जो एक्सचेंज वैल्यू है दैट इज 3,000। ओल्ड का एक्सचेंज वैल्यू आपको दे रहा है 3,000, तो अल्टीमेटली ये 10,000 का फोन आपको 7,000 में मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या खेल हुआ सर, बेसिकली यहाँ पर खेल ये हुआ कि अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो, टोटल में भी एक्सचेंज हो सकता है और कुछ मनी वैल्यू के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। या तो आप किसी चीज के एक्सचेंज में थोड़ा सा मनी वैल्यू तो होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट विथ यूज ऑफ मनी, ठीक है, मतलब ये जो 3,000 का फोन था वो उस फोन के जैसा कुछ इक्विवेलेंट पार्ट था, और यूज ऑफ मनी भी हो गया। ठीक है, ये बिग बाजार भी देता है, देखना बिग बाजार भी देता है। बिग बाजार कभी कभी वो देता था ना, जैसे वो पेपर वगैरह या फिर ड्रेस, मतलब पुराना कपड़ा लेके जाओ तो एक्सचेंज करके कुछ नया चीज दे देता है, तो इक्विवेलेंट यूज ऑफ मनी कुछ होता है। तो उस केस में भी जीएसटी वगैरह अगर एप्लीकेबल है तो लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द जीएसटी और वॉट एवर। तो यहाँ पर मोबाइल फोन के केस में भी अगर कोई कुछ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज है एक्सचेंज में, अगर इक्विवेलेंट विद यूज ऑफ मनी का कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो भी सप्लाई कॉन्सेप्ट में लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ना छूट नहीं मिलेगा, जहां पर भी गवर्नमेंट को दिखता है कि भाई ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है, आपको क्या लगता है सिर्फ सेल ही ट्रांसफर है, यही नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सेल हो रहा है तो मतलब जीएसटी, सेल टैक्स से ही तो जीएसटी आया है। लेकिन सिर्फ सेल नहीं सर, सेल छोड़ के और भी देयर आर लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने लीज जाना, एक्सचेंज जाने, लाइसेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए सर। व्हाट इज लाइसेंस, आपको किसी को लाइसेंस देना है या फिर किसी से लाइसेंस लेना है। सपोज लाइसेंस इन द सेंस ए परमिशन ग्रांटेड टू एक्सरसाइज सर्टेन प्रिविलेज, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर लाइसेंस किसी के पास है, आप उसको वो लाइसेंस देना चाहते हो। जैसे कि सपोज जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप पेप्सी कोको कोला का नाम सुने हो ना सर। जैसे इंडिया में जो कोको कोला ब्रांड चलाते हैं, कोको कोला जो ब्रांड है, कोको कोला ब्रांड का ना एक लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही उसका एक कॉपीराइट है, उसका एक नो हाउ है। तो कोको कोला ब्रांड का जो लाइसेंस है वो इंडिया में जिसके पास है उसका नाम है कुछ वरुण बेवरेज लिमिटेड। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुको, अभी आपको पता चलेगा कि ये वरुण बेवरेज जो है ना, ये बहुत ही फेमस कंपनी है और बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा सा रियल लाइफ देखने से ना ज्यादा दिमाग में रहता है सर, और ये ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे ये चीज सबसे अच्छा लगता है कि मैं ना जो मन करता है आपको दिखा सकता हूँ, मतलब रेलिवेंट ऑब्वियसली। सॉरी मैंने कोको कोला बोल दिया ना, पेप्सी कोका है, आई एम सॉरी। ये पेप्सी कोका है, ये देखो वरुण बेवरेज लिमिटेड, दिख रहा है सर? हेलो। हाँ सर। हाँ, ये वरुण बेवरेज लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स बॉटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बेवरेजेस। इट इज सेकंड लार्जेस्ट बॉटलिंग कंपनी ऑफ पेप्सिकोस बेवरेज इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये तो यूएस का कंपनी है ना पेप्सिको, पेप्सिको का यूएस के बाहर अगर सबसे बड़ा कोई कंपनी है जो पेप्सिको के बिहाफ में काम करते हैं, दैट इज वरुण बेवरेज लिमिटेड। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 एज अ सब्सिडियरी ऑफ आरजे कॉर्पोरेशंस एंड नेम्ड आफ्टर फाउंडर रवि जयपुरिया सन। ठीक है, तो
यही है वरुण बेवरेज, जो इंडिया में पेप्सिको का जो भी प्रोडक्शंस होते हैं वो सारा का सारा इसी के थ्रू से है। तो बेसिकली ये वरुण बेवरेज पेप्सिको का क्या लेके रखा है सर, लाइसेंस है इसके पास, है ना। तो जब भी पेप्सिको ने वरुण बेवरेज को लाइसेंस दिया तो उसके लिए वरुण बेवरेज को कुछ लाइसेंस का अमाउंट तो पे करना पड़ा होगा, और वो बहुत ही हाई अमाउंट में हो सकता है ना सर। तो ऐसा केस में जब लाइसेंस किसी को दिया जाता है या फिर लिया जाता है तो उसको भी सप्लाई के अंदर लिया जा सकता है। इसका शेयर का प्राइस देख रहे हो सर किस तरह का, 690 चल रहा है अभी। और अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखो तो किस तरह से इसका देखो ग्रोइंग देखो, 293 के आसपास था, अभी देखो लेटेस्ट में गया था 768 के आसपास 4 साल में। हाँ फिर थोड़ा डाउन में जाया, फिर से अप हुआ है सर। जो भी हो, शेयर का क्लास नहीं है ये सब, सारा का डिटेल्स हम लोग शेयर के क्लास में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं कि कोई कंपनी क्यों अप है क्यों डाउन है। लेकिन ये तो लीगल मैटर्स आज हम लोग सीख रहे हैं, जीएसटी रिलेटेड मैटर, लेकिन ये सब सारा का सारा सब्जेक्ट एक दूसरे को रिलेट करता है सर। तो इसीलिए मैं आपको कनेक्ट कराने का कोशिश करता हूँ। ओके सर, समझ में आया सर, समझ में आ रहा है ना। लाइसेंस गवर्नमेंट का भी लाइसेंस होता है सर, गवर्नमेंट भी अगर किसी को लाइसेंस देता है उसमें भी सप्लाई काउंट होता है। अब जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट गवर्नमेंट भी लाइसेंस देता है ना कि कोई बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, कैब का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, तो हर एक केस में जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली है। मतलब जैसे ही सप्लाई हो जाएगा जीएसटी आ जाएगा। सेल के बारे में क्या बताऊं सर, सबसे पॉपुलर है ये, है ना, हाईली पॉपुलर, सबको जीएस सप्लाई का मतलब यही समझ में आता है। बट सेल में एक चीज याद रखना, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप लोग पढ़े होंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या बताता है सर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। सेल में क्या होता है, जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप। सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स एकदम सिंपल है कि सपोज आप एक कोई भी दुकान में जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर आप मैगी पैकेट ही परचेस करके लाते हो ना, तो मैगी पैकेट जब दुकानदार के पास था, जब शॉप ओनर के पास था, तो वो उसका था। जैसे ही आप उसने कैश प्राइस से, ठीक है, कैश प्राइस से लेके आ गए एकदम नगद, ठीक है, कैश से लेके आ गए अपने घर में, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया, तो आपका ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया। ये मैगी की जगह मोटरसाइकिल भी हो सकता है रे बाबा, या अगर मोटर बाइक भी हो गया। सपोज आपने हीरो होंडा का एक बाइक खरीदा, मोटर बाइक खरीदा, तो मोटर बाइक परचेस करके कैश प्राइस में लेके आ गए। इतना दिन वो हीरो का जो बाइक है वो किसका था, वो इतना दिन तक हीरो का था। जैसे ही आपके पास आ गया, उसका ओनरशिप आपका हो गया ना। शायद मतलब हो सकता है कि ब्रांड हीरो का हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लेके चला जाए आपसे, ठीक है, ब्रांड उसका है लेकिन ओनरशिप आपका है, तो इसको कहते हैं सेल। ये तो एकदम सप्लाई है सर, एकदम पूरा सप्लाई दिखता है इसमें, है ना, इसमें सप्लाई पूरा नजर आ जाता है सबको। ओके सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना सर, समझ में आ रहा है ना, या फिर मैं बोल देता हूँ तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। आ रहा है सर। ओके, ट्रांसफर, ट्रांसफर कब होता है सर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स। ट्रांसफर बेसिकली गुड्स के केस में होता है। हाँ, गुड्स मतलब बेसिकली जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं, जिस चीज को लेके आप लोग अकाउंट्स करते हो, कॉस्ट करते हो, तो अकाउंट्स एंड कॉस्ट में आप लोग गुड्स के बारे में काफी सुने होंगे, है ना। स्पेशली अकाउंट्स में और कॉस्ट में गुड्स का यूज बहुत है। जैसे एसेट जब भी होता है तो एसेट का नाम होता है, सपोज मान अगर फर्नीचर्स है या फिर कोई एसेट है तो नाम होता है, लेकिन गुड्स मतलब बेसिकली जिस चीज का आप धंधा करते हो। अगर कोई बिल्डर है, सपोज अगर कोई रियल्टर या बिल्डर है जिसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मली अगर जो प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं करता है, सपोज मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं करता, अगर मेरा मेरा 2 फ्लैट है ना, तो ये 2 फ्लैट मेरे नाम पे एसेट होगा। मेरा अगर 2 फ्लैट है तो ये दोनों फ्लैट मेरे नाम पे क्या होगा, एसेट। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके पास अगर अगर 200 फ्लैट भी है ना, ऑब्वियसली उसके पास 100-200 ही होता है, तभी तो प्रॉपर्टी डीलर है। उसके पास 200 फ्लैट है, तो ये 200 फ्लैट उसके लिए क्या है बोले तो गुड्स है, ठीक है। तो ये चीज समझना सर कि कब गुड्स कह सकते हैं किसी चीज को और कब नहीं। तो ये गुड्स का डेफिनेशन, ये सब सारा का सारा डेफिनेशन जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको जीएसटी में वर्कआउट करना है, जीएसटी में आपको काम करना है, तो ये सब बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि गुड्स किसको कहते हैं, ये सारा का सारा मैटर है, आपको बताऊंगा सर, सब डेफिनेशन है सर, हमें डिस्कशंस करना है। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स राइट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब आप गुड्स दे रहे हो लेकिन अभी तक टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं दे रहे हो। गुड्स दे रहे हो लेकिन ओनरशिप नहीं दे रहे हो, गुड्स इतना दिन आपके पास है, आप गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हो उनको, ठीक है। ये कब किस केस में होता है सर, कंसाइनमेंट में होता है ना। कंसाइनमेंट का जो
अकाउंट्स है, आप लोग तो किए होंगे, याद है सर, कंसाइनमेंट, जिसमें कंसाइनर एंड कंसाइनी होते हैं। डिंकी, कंसाइनर कंसाइनी कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है। थैंक यू सर। तो कॉन्साइनर कॉन्साइनी केस में क्या होता है, कॉन्साइनर मतलब जिसके पास, जो बेसिकली गुड्स का मेन ओनर है, ठीक है, इसी का बिजनेस है। सपोज आपका साइकिल का बिजनेस है कोलकाता में और इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है, लेकिन आपका दिल्ली में एक ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच में एक कंसाइनी है जो आपका प्रोडक्ट वहां पर ले जाके बेचता है। तो बेसिकली आप ही उनको सेल करने के लिए वहां पर रखे हो, वो अलग से आपसे परचेस नहीं करता, आप अपना गुड्स उसको ट्रांसफर करते हो और वहां पर वो दिल्ली ब्रांच को हैंडल करता है, वहां पर वो दिल्ली ब्रांच को हैंडल करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ये कॉन्साइनर कॉन्साइनी कॉन्सेप्ट में ये ट्रांसफर होता है, लेकिन एज पर जीएसटी ये भी सप्लाई है, दिस इज ऑल्सो सप्लाई। समझ में आ रहा है ना सर? सप्लाई मतलब यहाँ पर शायद मनी ट्रांजैक्शंस ना भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कंसाइनी कंसाइनर केस में कंसाइनी को पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, ठीक है, वो अलग केस। उसमें एक्चुअली कंसाइनी को ना कमीशन मिलता है, कंसाइनी जो है ना इसको कमीशन मिलता है, तो इसीलिए इसको भी ना अलग से सप्लाई की नजर से देखा जाता है। नहीं तो चोरी करने का काफी जगह है, मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं ना वो अपना बेनिफिट के लिए ऐसा ऐसा रीजन निकालेगा ना, तो गवर्नमेंट ना बैठे बैठे देखता रहेगा और उनको गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी नहीं आएगा। इसलिए हर एक चीज को गवर्नमेंट अपने हिसाब से ना पैक कर देता है, ताकि इसके बाहर पब्लिक अपने आप को बिजनेस करने के टाइम पे ज्यादा ज्यादा स्मार्ट ना समझे, ज्यादा स्मार्ट ना समझे। जो भी हो, ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सर। बाटर, बाटर का मतलब तो एकदम सिंपल है सर, यही तो ओल्ड मेथड ऑफ इकोनॉमी है। जब ओल्ड इकोनॉमी चलता था, ठीक है, बहुत ही ओल्ड मेडिवल एरिया, ये उससे भी पहले, मेडिवल से भी पहले, एकदम प्रिमिटिव एरा में, जब प्रिमिटिव एरा चलता था इवन इंडिया में ही, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में ऑल्सो बाटर सिस्टम चलता था। जैसे कि अगर किसी के पास एलिफेंट है और किसी के पास हॉर्स है, तो जिसके पास हॉर्स है वो अपना हॉर्स एलिफेंट वाले को देता था, जिसके पास एलिफेंट है वो अपना एलिफेंट हॉर्स को देता था। सपोज किसी के पास राइस है, किसी के पास व्हीट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बंगाल और वेस्ट बंगाल और, मतलब तब बंगाल हुआ करता था इंडिया में, बंगाल और पंजाब में अगर बात करूं, ठीक है, पंजाब बहुत ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन करते हैं और बंगाल बहुत ज्यादा राइस प्रोडक्शन करते हैं। आई होप आपको को आइडिया है इसका। तो पंजाब अपना व्हीट बंगाल को देता है, बंगाली लोग जो भी थोड़ा बहुत रोटी खाते होंगे पंजाब से या मध्य प्रदेश से आता है मैक्सिमम, या उत्तर प्रदेश भी करता है सर, और वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये लोग राइस प्रोडक्शन पे बहुत अच्छा है सर। तो बेसिकली इंडिया का ईस्टर्न पार्ट राइस प्रोडक्शन में अच्छा है और इंडिया का वेस्टर्न पार्ट व्हीट प्रोडक्शन में अच्छा है। तो पुराना सिस्टम में क्या होता था ना, वैल्यूएशन नहीं होता था, राइस का अलग अलग वैल्यू नहीं किया जाता था कि भाई अलग अलग राइस है, अलग अलग वैल्यू है उसका, ऐसा नहीं होता था। तो वो क्या करता था, राइस के बदले में व्हीट, व्हीट के बदले में राइस, इस तरह से अपना सिस्टम करता था। आज भी अगर थोड़ा बहुत कहीं भी दिखाई देता है ना, तो उसको भी गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर काउंट कर लेता है। समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। थैंक यू सर। ओके, तो बाटर समझ में आया। रेंटल, ये तो बहुत ही फेमस है सर, रेंटल। रेंटल मतलब आप लोग जानते ही हो, पीरियडिकल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए किसी को मंथली रेंट हम लोग जिस तरह से पेमेंट करते जाते हैं, इसको कहते हैं रेंटल। एंड अनदर चीज इज डिस्पोजल। आप लोग डिप्रिसिएशन में ये चीज बहुत किए होंगे, डिप्रिसिएशन बोल के एक चैप्टर आता है ना सर, वहां पर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब करते थे तो वहां पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे, याद है? डिप्रिसिएशन में एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट होता है। जो बड़ा बड़ा मशीनरीज होता है ना सर कंपनीज में, तो बड़ा बड़ा मशीनरीज के केस में ऐसा कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है कि सपोज आपके पास एक बहुत प्लांट, तो जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा प्लांट है, तो ये प्लांट समय के साथ साथ इसका टेक्नोलॉजी ओल्ड हो सकता है, ठीक है। तो जैसे समय के साथ इसका टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाता है, तो ये इसको ना रद्दी दर में सेल करता है। सपोज ये एक 100 करोड़ का प्लांट है, ये एक 100 करोड़ का प्लांट है, इसका टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गया, तो इसको ना आपको एसेट को डिस्पोजल करना पड़ेगा। इसके लिए आप एसेट डिस्पोज करते हो,
और ये जब आखिर में आप डिस्पोज करते हो तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, आपका प्लांट किसी और के पास सेल कर देते हो या फिर मशीनरी सेल कर देते हो, तो हार्डली आपको 50 लाख या 1 करोड़ मिलता है। 100 करोड़ का चीज 50 लाख या 1 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी काफी अमाउंट है, तो इसको भी गवर्नमेंट मानते हैं कि अगर डिस्पोजल के टाइम पे भी ऐसा वैल्यू जनरेट हो रहा है, नॉर्मली बिग प्लांट के केस में ऐसा होता है ना सर, हाँ, जब बिग प्लांट होता है तो ऐसा केसेस हो सकता है। जो बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरीज है, नॉर्मल एसेट के केस में आपके दिमाग में शायद ऐसा मैटर आएगा भी नहीं, लेकिन बिग प्लांट एंड मशीनरीज के केस में ना ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। ये देखो, ये वरुण बेवरेज का फैक्ट्री है, दिख रहा है ना सर। सपोज ऐसा फैक्ट्री, इस तरह का फैक्ट्री में अगर इसका टेक्नोलॉजी कभी पुराना हो जाता है, तो जस्ट इमेजिन करो जब टेक्नोलॉजी पुराना हो जाएगा तो उस टाइम पे किस तरह से कंपनी अपना प्रोडक्ट को सेल करेगा, है ना। ये देखो, तो प्रोडक्ट को, ये जो भी प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 20 ईयर्स बाद, तो ये जो भी छोटा छोटा मशीनरीज पार्ट, ये थोड़ी ना एकदम खराब हो जाता है। कोई ना कोई छोटा मोटा प्लांट है, उसको ये सेल कर देता है ना, जिसको हम लोग स्क्रैप के दर में बोलते हैं ना। तो ये हम लोग डिप्रिसिएशन में ये पॉइंट हम लोग काफी डिस्कशंस करते हैं। तो वहां पर भी सप्लाई का नजर गवर्नमेंट को आ गया कि भाई यहाँ पर भी तो लाखों करोड़ों का खेल होता है, तो ये सप्लाई भी हम क्यों छोड़े, है ना। समझ में आ रहा है सर। इसीलिए नॉर्मली एसेट डिस्पोज करना मतलब आप अपने से एसेट को दूर भगा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं टू पार्ट विथ और एलियनेट, ठीक है, किसी से किसी के पास जा रहा है या किसी से बिछड़ रहा है। तो जब भी एसेट इस तरह से डिस्पोज होता है तो उसमें भी सप्लाई नजर आ जाता है। तो व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज? यस सर। अगर बात करते हैं अभी एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई पे, सप्लाई का बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सब, जैसे कि सप्लाई डन फॉर ए कंसिडरेशन। दो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है सप्लाई का, ये आप लोग एकदम गांड बांध लो सर, मतलब जस्ट एकदम डिटरमाइन कर लो, जस्ट टेक इट इन योर ब्लड। सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन, मतलब अगर बिना समथिंग इन रिटर्न का सप्लाई माना नहीं जाएगा। सप्लाई ऑलवेज कंसिडरेशन के थ्रू से ही होता है। अगर किसी चीज में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर किसी चीज को मैं सप्लाई नहीं मानता तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर किसी चीज को मैं सप्लाई नहीं मानता, ठीक है, तो नो जीएसटी, नो सप्लाई नो जीएसटी। बात समझ में आ रहा है? व्हेन सप्लाई देन जीएसटी, ठीक है। तो सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन, सप्लाई ऑलवेज किसी कंसिडरेशन के बेसिस में ही होता है। एवी एवी सप्लाई नहीं हो सकता, मतलब इवी इवी सप्लाई नहीं हो सकता, कंसिडरेशन तो होना जरूरी है। ओके, और क्या क्या पॉइंट है दूसरा? सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई ऑलवेज ना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होता है, मतलब अगर आप अपना बिजनेस को फर्दर डेवलप करना चाहते हो, फर्दर डेवलप, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दर डेवलप को क्या कहेंगे? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स अब अपना बिजनेस को और भी आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। कोई एक दिन के लिए तो बिजनेस नहीं करता है ना, जो लोग सच्चा बिजनेसमैन होता है ना, वो ऑलवेज बिजनेस का फर्दरेंस सोचता है। और जो लोग मतलब सच्चा बिजनेस नहीं करते, एक दिन का थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ हो जाए फिर छोड़ देता है, उसका बिजनेस भी बिजनेस है, ठीक है, उसको कोर्स ऑफ बिजनेस कहेंगे, ठीक है। लेकिन रेगुलर सप्लाई वही ना, मतलब जीएसटी में कौन आना चाहेगा? जो कोई भी बिजनेस रेगुलरली करेगा। और सरकार भी उसी को जीएसटी परव्यू में लाना चाहता है, जो रेगुलर बेसिस में बिजनेस करता है, उसी को जीएसटी परव्यू में लाना चाहता है। इसीलिए जब भी आप सप्लाई कॉन्सेप्ट को देखो तो दो पॉइंट में ऑलवेज नजर रखना, एक सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन एंड सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके सर? यस सर। थैंक यू सर। इफ द aforementioned elements are not met with, it is not considered as a sale। अगर ऊपर में जो भी मेंशनड है अगर कंसिडर नहीं किया जाता या फिर अगर वो मैच नहीं करता तो उसको सेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, मिस्टर ए बाइज ए टेबल फॉर ₹10,000। मिस्टर ए ने एक टेबल परचेस किया 10,000 रुपए में फॉर हिज पर्सनल यूज एंड सेल्स इट ऑफ आफ्टर 10 months ऑफ यूज टू डीलर। 10 महीना यूज करने के बाद ये किसी डीलर को, मतलब जिससे लिया था इस तरह का, या फिर किसी और डीलर को वो चीज सेल कर दिया।
thus this is not considered as supply under CGST. CGST एक्ट में इसको सप्लाई नहीं माना जाता. क्यों? As this is not done by Mr. A for furtherance of business. Because Mr. A एक पर्सनल मतलब घरेलू इंसान है जिसका कोई दूसरा काम है, मे बी जॉब करते हैं. उनको ये टेबल जो इसने लिया था बाद में डीलर को सेल कर दिया, ये थोड़ी ना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया. तो अगर उसने इसको बिजनेस को डेवलप करने के लिए नहीं किया, तो फिर अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं, तो उसको सप्लाई क्यों मानेंगे? ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये सप्लाई कॉन्सेप्ट में तो नहीं आएगा ना सर. बताओ सर, ये सप्लाई कॉन्सेप्ट में आ रहा है क्या? नॉट ए सप्लाई. दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. हेलो? यस सर. ओके. और एक जो पॉइंट देखो, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन हुआ था. हाँ, कंसिडरेशन था, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था. इसमें कंसिडरेशन इज देयर, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था. फ्री में तो नहीं सेल किया था, कंसिडरेशन लेके ही सेल किया था. समथिंग इन रिटर्न था. मिसेस बी प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग. मिसेस बी फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स एज ए हॉबी. ठीक है, उसका शौक है. घर में बहुत मतलब घर में कुछ काम नहीं है सर, बैठे बैठे क्या करेंगे, तो अच्छा काम करे तो बच्चा लोगों को पढ़ा दे. ठीक है, आसपास में बहुत गरीब बच्चा लोग है तो पढ़ाते हैं, गरीब हो या कुछ भी हो. दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई एज दिस एक्ट इज नॉट परफॉर्म फॉर ए कंसिडरेशन. ये भी कंसिडरेशन के हिसाब से नहीं हुआ है. ये एक मूवी आया है सर रिसेंटली, आप देख सकते हो, तापसी पन्नू का थप्पड़ बोल के. जानते हो थप्पड़ बोल के एक मूवी आया ना, तापसी पन्नू का. नाम सुने हो क्या? नो या यस? क्या सर? नाम तो सुना. ये मूवी में, अच्छा मूवी है, खराब नहीं है मूवी. एक इशू दिखाया, जो भी हो इशू जो भी हो, ये थप्पड़ मूवी पे तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर था, एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर था. तो एज ए हाउसवाइफ उसका हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में काफी हाई रैंक में जॉब करता था. तो ये क्या करेगा, सारा दिन इसका दिमाग खराब हो जाता था. अपने पेरेंट मतलब पेरेंट इन लॉज जो भी है, इन लॉज को सारा दिन देखभाल करने के बाद बहुत टाइम रह जाता था. तो बगल वाले घर में मतलब बगल वाले मतलब पड़ोसी में एक लड़की थी, मतलब जैसे होते हैं ना पड़ोसी में, तो एक लड़की थी, उसको डांस करने का शौक था. और ये तापसी पन्नू को भी ना अच्छा डांस आता था बचपन से. तो वो क्या करती थी ना, हॉबी के वाइज उसके घर में रेगुलर, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया, ठीक है, रेगुलर टाइम वाइज उसको क्लास देता था, लेकिन विदाउट एनी कंसिडरेशन. कोई कंसिडरेशन नहीं लेता, क्योंकि वो लोग वैसे सोसाइटी से नहीं था, एक गुड सोसाइटी से था, तो उनको उससे इनकम नहीं करना था. बेसिकली वो अपना हॉबी या फिर टाइम बिताने के लिए ये चीज करता था. तो दैट्स वाई. तो ये इसको कैसे सप्लाई में लाया जाए? ठीक है, तो इस तरह से समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बस आपको मूवी इसलिए बताए क्योंकि आप मूवी देख सकते हो, मूवी अच्छा मूवी है, तभी मैंने यहाँ पर बोला, और उसके साथ आपको वो एग्जाम्पल भी दिख जाएगा. थैंक यू सर. तो मिसेस बी का जो कहानी है और मिस्टर ए का जो कहानी है, ये दोनों, पहला केस में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, सेकंड केस में कंसिडरेशन नहीं था, इसीलिए जीएसटी में इसको सप्लाई नहीं माना जाता. आपको समझ में आ रहा है ना सर? ओके सर. ऐसा और भी हाँ बहुत सारे सर. कहानी है, ऐसा ढेर सारा कहानी है. आपको सप्लाई जितना अच्छे से, आप जितना इन डेप्थ समझेंगे, इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, बट जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आपको सप्लाई का, मैं आज आपको ना सप्लाई का पूरा एकदम डेप्थ बता दूंगा, मतलब आप कितना डेप्थ में जा सकते हो. ठीक है, इट्स अ बिग चैप्टर, बट आपको धीरे धीरे आप खुद से ही आपको आइडिया लग जाएगा. ओके. हाउएवर एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक शेड्यूल है सर, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, शेड्यूल 1 2 3. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर. as specified in schedule 1 of GST act, certain activities are considered as supply even it is made without consideration. आगे बात करूंगा सर इसमें. ठीक है, फर्दर डिस्कशंस होगा कि ऐसा भी कुछ है जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी जीएसटी उसको सप्लाई मानता है. आगे चर्चा करूंगा. ठीक है, तो डोंट वरी सर. मतलब ऐसा नहीं कि कंसिडरेशन, मतलब एक्सेप्शनल पॉइंट है सर ये. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स. क्लासिफिकेशन एंड सप्लाई एंड टाइप्स, कितना तरह का सप्लाई हो सकता है और उसका क्या क्या टाइप्स हो सकता है. एक आइडिया ले लो सर. कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई.
कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। क्या आप सबको मेरा आवाज आ रहा है? रोशनी, रोशनी मेरा आवाज आ रहा है? रोशनी, ओके। composite supply and mixed supply में देखो, there are a few supplies which are made together with two or more items. There are few supplies which are made together with two or more items. Such supplies are further classified into composite supply or mixed supply. Composite मतलब जो एक साथ होता है ना, एक साथ होता है, या फिर मिक्स मतलब भी एक साथ भी बोल सकते हो। तो ये composite और mixed में थोड़ा फर्क है सर, ठीक है। तो जो थोड़ा थिन लाइन है कॉम्पोजिट एंड मिक्स में, उसको भी समझना चाहिए सर। और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा खेल है, गवर्नमेंट चप्पा चप्पा छान मारता है, अपना जगह नहीं छोड़ता, ठीक है। देखो, ए सप्लाई comprising of two or more goods service which are necessarily supplied in conjunction with each other as per frequent business practices followed in that area. In other words, these items cannot be supplied individually. There is a principal supply and a secondary supply in the whole transactions. मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसमें एक मेन ट्रांजैक्शंस होगा और एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस होगा, ठीक है। इन सच अ केसेस द टैक्स रेट ऑन प्रिंसिपल सप्लाई विल अप्लाई ऑन द एंटायर सप्लाई। मतलब उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो मेन गुड्स है, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब जो मेन गुड्स है, और सेकेंडरी सप्लाई मतलब मेन गुड्स के साथ उसको जाना जरूरी है, विद द मेन गुड्स दैट्स अ मतलब उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, बट मेन नहीं है। कनेक्टेड गुड्स, कनेक्टेड जो भी है, कनेक्टेड गुड्स और सर्विस जो भी होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। तो कनेक्टेड गुड्स और सर्विस क्या है वो अभी हम लोग अभी समझ जाएंगे सर। देखो, तो आपको एकदम आइडिया मिल जाएगा। और इस केस में मेनली जो बोला है कि जिसका रेट ज्यादा है उसका रेट ही दोनों में अप्लाई, मतलब सब पूरा में अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग ए ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स फॉर दिवाली। अब दिवाली के लिए ड्राई फ्रूट का गिफ्ट बॉक्स तो खरीदते हो सर। इट इंक्लूड्स ड्राई फ्रूट्स, ए बॉक्स एंड ए रैपर। बॉक्स एंड रैपर जो उसके साथ रहते हैं कैनॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली, है ना। बॉक्स एंड रैपर काफी अच्छा खासा रैपर होता है सर। दिवाली का जो गिफ्ट पैक होते हैं उसमें जो बॉक्स रहते हैं और जो रैपर होते हैं ये भी कुछ कम दाम का नहीं होता। अगर मानो कि सिंपल बताता हूं कि अगर पूरा दिवाली का गिफ्ट बॉक्स 5000 का है तो ये बॉक्स रैपर का वैल्यू कम से कम 200 रुपीज का है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या बॉक्स रैपर अच्छा नहीं होता? ग्लॉसी लुक वाला बॉक्स होते हैं, रैपर होता है, इसका भी तो अलग से बिजनेस होता है ना सर। तो जो लोग बॉक्स रैपर को सेल करता है, या फिर ये भी तो किसी ने किसी को सेल किया। सपोज आप हल्दीराम का पैकेट ही बना रहे हो, ठीक है, तो क्या हल्दीराम प्रभु जी या फिर मॉन्जिनीज, जो भी कंपनी आपको पसंद है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, मुझे भी इतना नाम नहीं पता सर, ठीक है। मॉन्जिनीज हो, हल्दीराम प्रभु जी हो, मिया मोरे, ठीक है, तो गिफ्ट पैक बना रहे हो, नो प्रॉब्लम, ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट पैक बना रहे हो, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स का ये बेसिकली ड्राई फ्रूट्स मिठाई बनाने का कंपनी है हल्दीराम। लेकिन ये बॉक्स रैपर थोड़ी ना हल्दीराम बनाती है, किसी से बनवाते हैं, है ना, किसी से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो कोई कंपनी होगा, मैं ऐसे एक कंपनी में ऑडिट करता था सर। मैं आपको एक कंपनी का ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों के घर में कप प्लेट का सेट होता है सर, कप एंड प्लेट का सेट होता है, ये जो चाइना बोन का होता है ना, चाइना बोन जो मतलब चाइना का जो क्ले का, चीना मिट्टी का है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर देखने में होता है। घर में नॉर्मली गेस्ट वगैरह आने से हम लोग ज्यादा यूज करते हैं चाइना क्ले का। होता है कि नहीं होता, बताओ सर। बहुत ही फाइन होता है सर, बहुत ही फाइन होता है कप प्लेट। तो ये जो बहुत ही फाइन कप प्लेट यूज होता है सर, इसको एक पर्टिकुलर मतलब ये वेराइटीज ऑफ कंपनी का हो सकता है। ये सबसे फेमस जो कंपनी है सर उसका नाम है लाओ पाला। नाम सुने हो सर? হ্যাঁ শুনেছি। मतलब जब भी कोई कापलेट सेट किसी को ऑर्डर मतलब देना चाहता है ना, मतलब ये मतलब वन हैंडेडली नेम है सर, मतलब एक नाम, और मतलब कोई भी और दूसरा नाम नहीं पूछता है, लाओ पाला। मैं ये लाओपाला कंपनी में काम नहीं करता था सर, मैं लाओपाला कंपनी का जो पैकेजिंग होता था, इसका जो पैकेजिंग कंपनी है वो पैकेजिंग कंपनी में मैं ऑडिटर था सर। ये पैकेजिंग कंपनी का नाम था लैमो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। ये किसका कंपनी है जानते हो? लैमो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड सौरभ गांगुली का पापा का कंपनी है।
मतलब बेसिकली उसका पापा जाने के बाद सौरभ गांगुली का जो पापा है चंडी गांगुली, ये बहुत ही फेमस प्रेस प्रेस का बिजनेस है इन लोगों का। प्रेस मतलब वो प्रिंटेड प्रोडक्ट का बिजनेस है। तो ये लैमो प्रिंट उन्हीं का बिजनेस था, लेकिन वो कंपनी बाद में किसी को सेल कर दिया था। हम जिसके पास जाते थे, एक भार्गव बोल के कंपनी था, उसने बाद में परचेस कर लिया था। ये आपका है, ये क्या नाम है कोलकाता में जगह का नाम, वो पीसी चंद्र ज्वेलर्स का मोड़, जगह का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा मैं भूल जा रहा हूँ। वो रविंद्र सदन में है, ठीक है, रविंद्र सदन में है। एल्गिन रोड मोड़ में ही है, एल्गिन चेंबर में इनका कंपनी का ब्रांड है। जो भी हो, मैं बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली काम इसलिए ये काम करता था, ये लैमो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड पैकेजिंग चीज लावपाला को सेल करता था। तो लावपाला यहाँ इससे पैकेजिंग लेके अपना प्रोडक्ट को बना के मार्केट में सेल करता था, और पूरा का पूरा पैकेज डिजाइन वगैरह सारा का सारा के लिए कंपनी करता था, लैमो प्रिंट कंपनी। तो आप समझ में आ रहा है ना? तो पैकेजिंग का वैल्यू अलग, और लावपाला का जो कपलेट का सेट है इसका वैल्यू अलग। तो मेन प्रोडक्ट क्या है लावपाला, कपलेट क्या है, ये प्रिंसिपल है यहाँ पर। आप समझ रहे हो ना सर? प्रिंसिपल प्रिंसिपल चीज क्या है, कप एंड प्लेट। और लैमो प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड क्या करता था, पैकेजिंग का जो है उसका काम करता था। लेकिन जब कोई किसी को कुछ सेल करता था, सॉरी, जब कोई किसी को कुछ देता था, तो वो क्या अलग अलग से लेके आएगा क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इन दैट केस ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल आइटम क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और उसके साथ सेकेंडरी सप्लाई क्या हो रहा है। सर आइडिया क्लियर है ना सर? हाँ सर। ओके, तो देखो यहाँ पर बॉक्स रैपर कैनॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली विदाउट द मेन कंटेंट विच इज ड्राई फ्रूट, दिस इज ए कंपोजिट सप्लाई। तो ऐसा सप्लाई को क्या कहते हैं सर? कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। ध्यान ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सप्लाई comprises of two or more goods, supply comprises of two or more goods or service wherein the supplies are independent of each other। अगर सप्लाई इंडिपेंडेंट इन ईच अदर है एंड आर नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टुगेदर, मतलब जरूरी नहीं कि एक साथ सेल करो, जरूरी नहीं है। जैसे दिवाली बॉक्स में, दिवाली का बॉक्स एंड गिफ्ट आइटम मतलब ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही सेल करना जरूरी है, बिकॉज आप ड्राई फ्रूट और बॉक्स को अलग नहीं कर सकते। सिर्फ बॉक्स का कोई वैल्यू नहीं है, और ड्राई फ्रूट्स किसी के हाथ में वो मंदिर का प्रसाद जैसा तो नहीं दे सकते ना सर। तो बेसिकली ड्राई फ्रूट एंड बॉक्स एक कॉम्पोजिट प्रोडक्ट है, दोनों एक साथ ही अपना वैल्यू बनाते हैं, अदरवाइज नो वैल्यू। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है दो अलग अलग हिसाब से सेल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको टुगेदर सेल करते हो, is called a mixed supply. The first condition to be made for mixed supply is that it should not be a composite supply. Mixed supply composite कभी नहीं होगा. In such cases, the tax rate that is higher of the two supplies will be applicable to the entire supply. मतलब दोनों प्रोडक्ट में से जिसका टैक्स रेट ज्यादा होगा वो पूरा प्रोडक्ट का टैक्सेबल मतलब टैक्स रेट होगा। जैसे कि क्रिसमस पैकेज में, जब क्रिसमस होता है सर, क्रिसमस पैकेजिंग है कंसिस्टिंग ऑफ केक्स, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, सैंटा कैप्स एंड अदर गिफ्ट आइटम्स। ये जो भी गिफ्ट आइटम्स है ये अलग अलग सेल हो सकता है। ईच ऑफ दिस आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली। और ये सारा का सारा, चाहे आप ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, ठीक है, कोको कोला पेप्सी जो भी है आपको जो पसंद है, केक अलग से ले लो, चॉकलेट अलग से ले लो, सैंटा कैप्स अलग से ले लो, है ना। ये सारा का सारा आप अलग अलग से ले सकते हो, गिफ्ट आइटम अलग भी ले सकते हो। लेकिन अगर पूरा पैकेजिंग के साथ वो प्रोडक्ट आप सेल करो ना एक सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इसमें से अगर मानो कि सबसे ज्यादा अगर किस में हो सकता है, सपोज अगर गिफ्ट आइटम में टैक्स सबसे ज्यादा है, अगर गिफ्ट आइटम का टैक्स रेट सबसे हाई है, तो यही आइटम का रेट बाकी में भी आ जाएगा। सपोज केक में 5% है, वो डिटेल्स रेट का सब चैप्टर अलग से आएगा। सपोज ड्रिंक्स में भी 5% है, सपोज चॉकलेट में भी 5% है, सेंटा कैप्स में भी 5% है, ठीक है, लेकिन इसमें 18% है, इसमें 18% है। तो पूरा का पूरा पैकेजिंग का जो रेट है ना वो 18% माना जाएगा। हेलो सर, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई क्लियर है ना? हाँ অত্রি सर। বোঝা যাচ্ছে তো অত্রি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে।
इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हम लोग बाद में जाते हैं, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस वगैरह है उसमें थोड़ा डिस्कशंस कर लेते हैं। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर सप्लाई, मतलब इसके बिना जीएसटी में कुछ नहीं है, मतलब जीएसटी का जान मान सकते हो सर, मतलब जीएसटी चालू हो जाता है सप्लाई से, बिना सप्लाई का जीएसटी का मतलब नहीं है। इतना देर से हम लोग जितना भी पॉइंट डिस्कशंस किए, आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये चैप्टर का मेन थीम क्या है, ये आपको पूरा क्लैरिटी है, इसमें मुझे बहुत खुशी है सर। ओके, रेलिवेंट डेफिनेशंस क्या है इसमें थोड़ा ध्यान देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोगों को जीएसटी में जानना है सप्लाई में बेसिकली, तो ये सब डेफिनेशंस में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वी हैव टू नो। ओके, गुड्स, सर ये क्या बात है, गुड्स का भी डेफिनेशन जानना पड़ेगा। हाँ, गुड्स का मतलब देखो, अकाउंट्स में गुड्स का मतलब क्या मैंने बोला, धंधा जिस चीज का करते हैं वही गुड्स है, हाँ वही गुड्स है, लेकिन लॉ क्या बताते हैं, जीएसटी लॉ क्या बताते हैं, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आपके पॉकेट में जो मनी है ना वो गुड्स नहीं है, एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, बॉन्ड, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, समझ रहे हो ना सर, इसको सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट बोलते हैं, दिस आर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम लाइक, एक्शनेबल क्लेम लाइक अगर आपका किसी जगह में इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है, अगर आपका किसी जगह से जैसे कि मतलब बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम का ही बात चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करके रखे हो, जनरल इंश्योरेंस करके रखे हो, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, है ना, आपका एक्शन है उसको क्लेम करने के लिए, आपका किसी चीज में अगर इंश्योरेंस है तो आप जरूर क्लेम कर सकते हो ना, इसीलिए इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब समझते हो ना सर, आपका क्रॉप जो है ना वो अभी तक बना नहीं है, मतलब क्रॉप जो है वो अभी भी पेड़ में ही लगा हुआ है, क्रॉप जो है वो अभी भी पेड़ में ही लगा हुआ है, उसको गुड्स कहते हैं सर, क्योंकि इसका भी डील हो जाते हैं, क्रॉप बनने से पहले क्रॉप का डील हो जाते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जैसे मानो कि क्रॉप को टोटल में बढ़ने के लिए टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीने का टाइम लगता है, तो जो 3-4 मंथ्स का टाइम लगता है ग्रोइंग क्रॉप के केस में, ये देखो ये है ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये जो ग्रोइंग क्रॉप जो है ये इसको 3 महीना 4 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी गुड्स में लिया जाएगा नॉर्मली, इस यहाँ से ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये शायद राइस है ना, ये राइस है, तो जैसे यहाँ पर आप राइस देख रहे हो, ये राइस जब बन जाएगा, राइस बनने के बाद इसको जब अलग से भी आप गुड्स के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जब राइस बन जाएगा उसके बाद तो ये गुड्स होगा, लेकिन ये जब बन रहा है ना, ग्रोइंग हो रहा है, तब भी इसको गुड्स माना जाता है, बिकॉज मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि गुड्स बनने से पहले बड़े बिग कंपनीज इससे डायरेक्ट इसके साथ डील करके इसका परचेज बाइंग सेलिंग हो जाता है। ये आज के डेट में ये बिग बास्केट जैसा कंपनीज है ना, ये क्या करता है जानते हो, बिग बास्केट जैसे कंपनीज, बिग बास्केट, ग्राफर्स, इनके पास बहुत ही मतलब बहुत मतलब मार्केट कैपिटल है इनका, ये लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट एकदम फार्मर फार्मर के पास जाके ना, मतलब वो चीज बनने से पहले फार्मर्स को बोलता है कि भाई ये पूरा का पूरा 1 एकड़ जमीन का जो भी प्रोडक्ट होगा ये मेरा, ठीक है, और मतलब बाद में जब मार्केट में सेल प्राइस ज्यादा हो जाएगा तब क्यों परचेस करें, ये बेसिकली अपना रिस्क को कम कर लेता है, और वो किसान फार्मर्स देखता है कि मेरा मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले सेल हो रहा है, तो मतलब पहले से पैसा मिलना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, तो ये भी मतलब हल्का प्रॉफिट से भी पूरा चीज दे देता है, तो ग्रोइंग क्रॉप भी बिजनेस में सप्लाई का जगह ले सकता है सर, इसीलिए ग्रोइंग क्रॉप को भी लिया गया, आप समझ रहे हो ना सर, एक्सेप्शनल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, मतलब सर ये कॉमर्स में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते पढ़ते ना ऐसा बहुत सारा कॉमन जो सेंस हम लोगों का रहता था, कॉमन सेंस और भी अनकॉमन लग जाता है, और कॉमन सेंस का जो एरिया है ना वो कहीं और हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन सेंस को कॉमन करते हैं। ओके सर, ग्रास सर, सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स ही नहीं, ग्रास, ग्रास का भी बहुत वैल्यू है सर, ग्रास का वैल्यू, हाँ सर, कैसा वैल्यू सर, ओके चलो ग्रास का वैल्यू आपको बताते हैं, ये देखो ग्रास का इतना वैल्यू हो सकता है आपको मतलब अंदाजा नहीं है सर,
ये अपना कोलकाता का ईडन गार्डन है सर। ये ग्राउंड दिख रहा है सर आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। ये जो ईडन गार्डन का ग्रास है ना सर, दिस, ये सब ग्रास ना इंडिया में नहीं होता है। ये सब ग्रास ना बाहर से लाना पड़ता है। तो वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू। इवन ये जो पिच है ना, ये ईडन का पिच देख लो एक बार। ये पिच का जो मिट्टी है ना, ये पिच बनाने का जो मिट्टी है, ऑब्वियसली ये मिट्टी तो यहाँ का ही है, लेकिन ये जो पिच का मिट्टी है, ये यहाँ पर जहाँ बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, ये पिच जो है, ये पिच का मिट्टी इंग्लैंड से मिट्टी लेके बनाया गया सर। तो ये जो इंग्लैंड से सीप में भर्ती होके लाया जा रहा है ना, तो इसमें भी सप्लाई देखा जाता है, तो वो भी गुड्स है। ग्रास जिसका काफी वैल्यू है, फॉरेन से लाया जाता है, अफ्रीका का एक कंट्री है, वहां पर ग्रास बहुत फेमस है। वो ग्रास लाके उसका इतना स्पेशलाइज्ड है, ये जो मखमल की तरह लगता है ना, एकदम एकदम वेलवेट के जैसा ग्रास है ना, ये हमारे यहाँ का ग्रास में ऐसा क्वालिटी नहीं दिखता। ये सब ग्रास लाया जाता है, बनाया जाता है, वैल्यू में बिकता है सर, सेल होता है। समझ में आ रहा है सर? ये अपना धीरू भाई अंबानी को जानते हो? धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी एक एक सेठ जी है। एक सेठ जी, मतलब दुबई में सेठ बोलते हैं ना सर, दुबई में जो बिग बिग बिजनेसमैन है, दुबई का एक सेठ को, उसको ना अपने घर में गार्डन में ना ये लगाना था, अपने गार्डन में क्या बोलते हैं उसको, गुलाब, रोज, रोज लगाना था। लेकिन दुबई में तो मैक्सिमम डेजर्टेड एरिया है, तो उसने सोचा था कि गुलाब किसी स्पेशल मिट्टी में बनता है, समझ रहे हो ना? तो धीरू भाई अंबानी क्या किया था, तो वो उस गुलाब का मिट्टी को इंडिया से शिप में भर्ती करके, मतलब उनके वहां पर एक्सपोर्ट किया था, मिट्टी एक्सपोर्ट किया था इंडिया से रोज के लिए, साथ में रोज का बहुत सारा चारा भी। ऐसा बिजनेस, ऐसा ऐसा बिजनेस कर लेता था वो। समझ रहे हो सर? हेलो। हाँ सर। ऐसा 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 कहानी ना, मतलब आपको सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे कि अच्छा, रोज बनाने के लिए मिट्टी भी सेल कर दिया। हाँ सर, वो कुछ भी कर रहा था, ऐसा दिमाग का सेंस है उसका। वो अपना उसका जो एक अभी जो पोता है ना, अनंत अंबानी, ठीक है, उसको बचपन में धीरूभाई अंबानी लेके बाहर घूमने निकलता था, तो एक दिन उसको बताया था कि कोई भी एक बिजनेस आइडिया दे जिसमें बहुत अच्छा पैसा है। तो उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बोले बेलून देखे हो मतलब उसके दादाजी को बोल रहे हैं, जो बेलून होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, बेलून को बेलून ही ना बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग बेलून को? बेलून ही बोलता है। बेलून ही बोलते हो। तो बेलून ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको अगर तुम नॉर्मल में खरीदो, कितने का दाम है, 2 रुपीज, 3 रुपीज, है ना, एक बेलून का, और क्या वैल्यू है। लेकिन जैसे ही आप अगर बेलून को भर देते हो, तो वो छोटा सा 2 रुपए का बेलून इतना बड़ा हो जाता है, और मार्केट में 15 रुपीज, 20 रुपीज में सेल हो सकता है ना। तो बोलता है कि ये जो बेलून, तुम बेलून में क्या भर रहे हो, हवा, है ना, और हवा फ्री है। बेलून में आप भर रहे हो हवा, और हवा फ्री है। तो बेसिकली प्रोडक्ट 2 रुपए का है, और जिससे जिसके थ्रू से आप उसको 20 रुपीज बना रहे हो, 18 रुपीज का कोई भाव नहीं है सर। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। तो इसको कहते हैं ऐसे ही अंबानी लोग, अंबानी नहीं बना है, जानते हो ना। उसको अंबानी बनने के पीछे का ना, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही कुछ और लेवल का है, जो हम लोगों के सामने भी रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जब कोई बोलता है ना, तब हमें अच्छा ऐसा है, ऐसा लगता है। द गुड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कहा गया प्रिंसिपल कौन है। Competent authority. Competent authority मतलब, competent authority means such authority as may be notified, as may be notified by the government, section 229 of the CGST Act. यहाँ पर फैमिली के बारे में बहुत सारा कुछ बताया गया सर। क्यों जानते हो? फैमिली को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी लोग ना, मतलब कोई भी बिजनेसमैन ना, अपने ही फैमिली के अंदर सेल वगैरह करके, ठीक है, उसको कुछ भी दिखा सकता है, सेल को बढ़ा के, मतलब सेल को ज्यादा करके दिखा सकते हैं, या फिर फैमिली के अंदर उसको सप्लाई परचेज सेल करके एक दूसरा ही इफेक्ट ला सकता है। तो इसलिए फैमिली का डेफिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए फैमिली क्या है वो भी जीएसटी में इंपॉर्टेंट है। आपको आगे पता चलेगा ये फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है। फैमिली मीन्स व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। द स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ एंड वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ एंड वाइफ के लिए हस्बैंड, वो होता है स्पाउस।
एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, ठीक है, मतलब उनका बच्चा लोग। सेकेंड पॉइंट, द पेरेंट, द ग्रैंड पेरेंट, दोनों साइड का, ठीक है, दोनों साइड का, ठीक है, मतलब हस्बैंड के साइड का भी और वाइफ के साइड का भी। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन्स इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। अगर ये लोग होली और मेनली डिपेंडेंट है या तो हस्बैंड पे या तो वाइफ पे, सेक्शन 249 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इसको फैमिली कहलाता है सर। समझ में आ रहा है सर फैमिली क्या है? अब देखो बिजनेस क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग इनकम टैक्स में भी देते हैं, यहाँ पर भी देंगे। इनकम टैक्स में भी इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भी देंगे। बिजनेस मीन्स व्हाट? बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन। सर वोकेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है सर? प्रोफेशन लाइक चार्टर्ड, सीएस, सीएमए, प्रोफेशन लाइक लॉयर, दीज आर फेमस प्रोफेशंस, है ना, कंसल्टेंट, अलग अलग टाइप का। वोकेशन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड वोकेशन? वोकेशन में प्रोफेशन में कुछ थोड़ा अलग होता है, वोकेशन ना थोड़ा स्पेशल होता है, लाइक सिंगर, डांसर, एक्टर। ये ना सब में नहीं होता, जानते हो ना, हर कोई गाना नहीं गा सकता, हर कोई डांसर नहीं हो सकता, हर कोई एक्टर नहीं हो सकता। बहुत ही कम लोग होते हैं, स्पेशल होते हैं, तभी तो इनका एंटरटेनमेंट हम लोग बैठे बैठे देखते हैं, और तभी इनका इतना ज्यादा पैसा होता है ना। प्रोफेशनल्स होते हैं बट वोकेशन से प्रोफेशन ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, बिजनेस को एडवेंचर कहते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस तो एडवेंचर है ही ना सर, बिना एडवेंचर का बिजनेस कहाँ? अगर आपको एडवेंचर करना है लाइफ में तो बिजनेस करो, बिकॉज आपको नहीं पता कल क्या होगा। बट जो लोग जॉब करते हैं ना, उनको पता है वही 10 बजे ऑफिस जाना, 5 बजे ऑफिस से आना, ठीक है, 10 to 5 ऑफिस, ठीक है, और रेगुलर एक सिमिलर हैबिट में काम करते हैं। बट बिजनेसमैन ना, उसका प्रॉब्लम क्या है? आज सुबह सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा फायदा हुआ, कल सुबह कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी बिजनेस में प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। बिजनेस में ऑलवेज कभी अप कभी डाउन। एडवेंचर में कैसा होता है ना, जब आप एक बहुत माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है और कभी आपका जान में बहुत खतरा होता है। इसलिए बिजनेस एंड एडवेंचर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है सर क्यों बिजनेस को एडवेंचर कहा जाता है और क्यों बहुत ज्यादा लोग इसको करना पसंद नहीं करता? इंडिया में प्रॉब्लम यही है ना, इंडिया में मैक्सिमम लोग सिक्योर्ड माइंडेड है, मैक्सिमम सिक्योर्ड माइंडेड है। उनको ना सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, एडवेंचर ज्यादा पसंद नहीं है लोगों को। सब ना अपने घर में एकदम शांति से खाना खाना है, शांति से सब चीज शांति में ढूंढता है। फिर भी जिंदगी में शांति नहीं है किसी को भी, लेकिन फिर भी शांति ढूंढते हैं, एकदम सेफ एंड सिक्योर लाइफ। तो दैट्स वाई इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करता, बिकॉज दे डोंट लाइक एडवेंचर। क्योंकि एडवेंचर में बहुत ज्यादा जोखिम है सर, एडवेंचर का मतलब ही जोखिम है, ठीक है, और बिजनेस एक एडवेंचर है। और जब तक यही एक प्रॉब्लम है, जब तक ये बिजनेस का एडवेंचर करने का सिनारियो इंडिया में नहीं बढ़ता है सर, तब तक एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा। हम लोग कोई भी गवर्नमेंट को कितना भी दोष दे दे, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे टीएमसी का सरकार हो, चाहे सत्ता पे कांग्रेस आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। जब तक माइंड में बिजनेस माइंड इंडिया के अंदर नहीं होगा, जब तक हम लोग फेसबुक को बैन करके इंडिया में कोई स्पेशल ऐप नहीं लाते, जब तक टिकटॉक के जगह इंडियन टिकटॉक नहीं लाते, मतलब उसको पॉपुलर नहीं करते, उस पर फिदा नहीं होते, जब तक गूगल को छोड़ के कोई और एनी अदर सर्च इंजन डेवलप नहीं करते, तब तक इंडिया का कुछ नहीं होगा सर। ये हर एक चीज में हो सकता है, मैं बस कुछ पॉपुलर चीज इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। तो यूएस आज इतना डेवलप है, चाइना इतना डेवलप है, बिकॉज दे रियली लाइक एडवेंचर। हम लोग जैसे सिक्योर्ड माइंडेड नहीं है वो लोग, तभी उनका इकोनॉमी इतना हाई है। 130 करोड़ हम लोग है तो चाइना भी 150 करोड़ है सर। उनका एरिया थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, हमारा भी एरिया कुछ कम नहीं है, बहुत सारा एरिया खाली फांका पड़ा हुआ है। बस सब इंडियंस का एक प्रॉब्लम क्या जानते हो, सारा का सारा इंडियंस कुछ शहर में बसा है, सारा का सारा इंडियन ना कुछ एरिया में जाके चुपचाप बैठ गया। इतना बड़ा इंडिया है, यहाँ पर कोलकाता में भर भर के, यहाँ दिल्ली में भर भर के,
यहाँ मुंबई में भर भर के, यहाँ चेन्नई में भर भर के, यहाँ हैदराबाद में भर भर के, यहाँ कुछ अहमदाबाद में भर भर के, यहाँ कर्नाटका में बैंगलोर में भर भर के। मतलब सर अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पटना में भर भर के। इंडिया इतना बड़ा है तो फिर सारा का सारा कंसंट्रेशन कुछ स्पेशल एरिया में ही क्यों? ये तो कुछ छोटा छोटा सिटीज है। आप ये सब एरिया में जाओ, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, खाली पड़ा हुआ है। डेंसिटी 300 पर स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या है ना, डेवलपमेंट का ग्रोथ जो है ना, बिजनेस का ग्रोथ जो है ना, हर जगह में फैला नहीं है, कुछ एक ही एरिया में कुछ ज्यादा ही। नॉर्थ ईस्ट में जाओ ना, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। कश्मीर का क्या बताए सर? जो भी हो छोड़ो, समझ में आया इतना काफी। ये बिजनेस का बात करने से सर ऐसा करते हैं। सर क्या करें, मन में ना बहुत दुख है और बहुत भूख भी है। बस आप लोग कुछ करो, मैं ही चाहता हूँ। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एक्सिडेंटली टू ए, मतलब बिजनेस के साथ कनेक्टेड। जैसे अच्छा एडवेंचर बिजनेस था, वेजर भी बिजनेस है, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पिक्यूलियरी बेनिफिट। ठीक है, मतलब बेनिफिट के लिए होता है ना बिजनेस, बिजनेस ऑलवेज बेनिफिट के लिए होगा। और उस बिजनेस के साथ कोई भी जुड़ा हुआ, इंसिडेंटल और एंसिलरी, इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज बिजनेस है। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एनीथिंग इज बिजनेस। अगर आप टाटा नैनो का फैक्ट्री देखना चाहोगे ना, देखोगे टाटा नैनो फैक्ट्री, इंसिडेंटल और एंसिलरी समझ में आ जाएगा। चलो आपको एक दिखाता हूं। सिंगूर नैनो फैक्ट्री, ये देखो सर, सिंगूर में जो नैनो का फैक्ट्री बनने वाला था ना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एंसिलरी को लेके ही तो प्रॉब्लम हो गया। ये एरिया है सर, आप लोग देख पा रहे हो? ये देखो, ये एरिया आपको यहाँ से समझ में आएगा, देख पा रहे हो सर? ये एग्रीकल्चरल लैंड देख के आपको समझ में आ रहा है सर? इट्स अ बिग, मतलब बहुत फर्टाइल लैंड है, समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये कितना फर्टाइल है आपको समझ में आ रहा है ना जमीन देख के? ये जो एरिया आपको दिख रहा है, बेसिकली ये एरिया में सिर्फ टाटा का नैनो फैक्ट्री नहीं बनने वाला था, जो ऑलरेडी बन चुका था थोड़ा बहुत। इसके साथ उसके साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि टाटा में जो गाड़ी में सीट यूज होता है, टाटा का फैक्ट्री में जो छोटा छोटा नाट बोल्ट यूज होते हैं, ये सब अलग अलग कंपनीज बनाते हैं। तो अगर कोई इस पे एक बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ कोई और भी एंसिलरी बिजनेस है ना, तो उसको भी बिजनेस का पार्ट माना जाता है। समझ में आ रहा है सर? एंसिलरी और इंसिडेंटल, एंसिलरी और इंसिडेंटल। ओके सर, समझ में आ रहा है। Any activity or transactions in the nature or above, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transactions. Regular होगा, business regular होता है। Supply or acquisition of goods including capital assets, service in connection with commencement or closure of business, है ना? बिजनेस चालू करने से पहले, बिजनेस बंद करने के बाद जो भी सर्विसेज देना है वो भी देना पड़ेगा। प्रोविजंस बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी for a subscription of any other consideration of the facilities or benefit to its member as the case may be। मतलब अगर क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अपने मेंबर को फैसिलिटीज देने के लिए कुछ करता है ना, उसको भी बिजनेस कहा जाता है। आपको एक क्लब बताता हूँ सर। नॉर्मली क्लब तो एक मतलब घूमने का जगह है, लेकिन आपको कुछ क्लब का नाम बता सकता हूँ मैं। जैसे कोलकाता में टॉलीगंज क्लब, वहाँ मेंबरशिप फीस भी बहुत हाई है सर। गोल्फ क्लब, नाम सुने होंगे आप लोग, टॉलीगंज क्लब, गोल्फ क्लब, या फिर ये सिंपल, बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है, ये अपने साइंस सिटी में ही ना एक है, अपना साइंस सिटी में ही ना एक है, द स्प्रिंग क्लब। देखे हो सर? द स्प्रिंग क्लब अपने साइंस सिटी के सामने ही एक रेस्टोरेंट टाइप में है, स्प्रिंग क्लब। ये भी ना, यहाँ पर भी ना मेंबरशिप फीस होते हैं। ठीक है, मेंबरशिप फीस के साथ वहां पर जाके आप मतलब अपना मतलब जो भी टाइम बिता सकते हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ सर, ये स्प्रिंग क्लब हो, कुछ भी हो, ये सारा का सारा ना जो भी मेंबर से पैसा वगैरह लेता है, ये इसका भी ना बिजनेस में कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि हम क्लब चलाते हैं तो हमारा कुछ बिजनेस नहीं है, सप्लाई नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ए पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, ऐसा भी हो सकता है किसी प्रीमाइसेस में एडमिशन करने के लिए भी, वो भी सर्विस में आ सकता है। Service supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or of furtherance of his trade, profession or vocation. Activities of a race club. रेस क्लब जानते हो सर, अपने कोलकाता में है, मुंबई में है। रेस क्लब मतलब हॉर्स रेस, रेस कोर्स भी कहते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के ऑपोजिट साइड में है, जस्ट विक्टोरिया मेमोरियल के राइट हैंड साइड में है रेस कोर्स, हॉर्स रेस कोर्स। रेस कोर्स का एक बहुत बड़ा हब है, इतना बड़ा ग्राउंड है, आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रेस कोर्स में हॉर्स रेस होता है, टीवी में मैच देखते हो ना, ये कोलकाता में है, मुंबई में भी है। तो ये एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब, मतलब वहां पर जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो भी बिजनेस है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस undertaken by the central government or a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities, ठीक है। अगर ये लोग भी कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको भी बिजनेस के अंदर लाया जाता है सर, उसको भी बिजनेस के अंदर लाया जाता है। तो बिजनेस का डेफिनेशन इतना बड़ा दिया सर, इतना बड़ा बिजनेस का डेफिनेशन है एज पर जीएसटी, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डेफिनेशंस है, मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करूंगा, आप लोग एक बार घर में गो थ्रू करना। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, जो नॉर्मली मैं टैक्स में भी शेयर, इनकम टैक्स में भी शेयर करता हूँ, ठीक है। कंसिडरेशन लॉ में बहुत बार बताते हैं सर कंसिडरेशन क्या है, नॉर्मल जो बिजनेस लॉ का क्लास है उस पर बात करते हैं। एक्शनेबल क्लेम में मैं ऑलरेडी बात कर चुका। मैन्युफैक्चर क्या है, मनी क्या है, सबके बारे में कुछ डिटेल्स में नेक्स्ट दिन डिस्कशन करता हूँ सर, ठीक है। आज मैं यहीं पर रखता हूँ क्लास, आज मैं थोड़ा सा क्लास को स्मॉल, मतलब थोड़ा लो ड्यूरेशन में ही खत्म करूंगा। नेक्स्ट दिन बाकी कुछ डेफिनेशंस भी है और सप्लाई में और भी कुछ डीप डाइव भी करना है सर, और भी बहुत सारा मैटर हमें सप्लाई में जानना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट में आपके सामने आता हूँ। आई डोंट थिंक आज आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा बोल के, बिकॉज